वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय जेम्स जॉयस। अगर हम जेम्स जॉयस की बात करें तो जेम्स जॉयस 1882 में पैदा हुए थे। वो एक आयरिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट और एक लिटरेरी क्रिटिक थे। जेम्स जॉयस को 20th सेंचुरी का एक इन्फ्लुएंशियल राइटर तस्लीम किया जाता है। जेम्स जॉयस जो थे वो अपनी लिटरेरी वर्क में एक्सपेरिमेंट्स के लिहाज से बहुत मशहूर थे, क्योंकि वो अपने वर्क्स में डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते थे। जैसे कि इस नावल में उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है तो वो एक नैरेटिव टेक्निक है, जिसमें एक राइटर जो है वो हमें उस कैरेक्टर के माइंड के अंदर ले जाता है। जेम्स जॉयस का जो सबसे फेमस वर्क है वो है यूलिसीज। और यूलिसीज जो था तो वो पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन के बाद लिखा गया। और यूलिसीज को 20th सेंचुरी का एक इन्फ्लुएंशियल वर्क कंसिडर किया जाता है। अगर हम इस नावल की बात करें तो ये नावल जेम्स जॉयस की फर्स्ट नावल थी। इसको सबसे पहले एजरा पाउंड के ईगोइस्ट मैगजीन में एपिसोड्स की फॉर्म में पब्लिश किया गया और 1916 में इस नावल को बुक की फॉर्म में पब्लिश किया गया। ये नावल जो है तो ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि इस नावल में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि जेम्स जॉयस की लाइफ को डिपेक्ट करते हैं। अब क्रिटिक्स जो है तो वो इस नावल को ग्रेटेस्ट बिल्डिंग रोमांस नावल कहते हैं। बिल्डिंग रोमांस नावल वो नावल होते हैं जिसमें एक कैरेक्टर को उसकी स्टार्ट से लेकर उसकी लाइफ की एक हाईएस्ट पॉइंट तक दिखाया जाता है। अगर हम इस नावल की बात करें तो इस नावल का जो मेन कैरेक्टर है स्टीफन, तो उसको हमें बचपन से दिखाया गया है और वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहां पे वो अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट फैसला करता है। इस नावल का जो मेन कैरेक्टर है तो वो स्टीफन डेडुलस है और इसकी स्टोरी स्टीफन डेडुलस के अराउंड रिवॉल्व करती है कि किस तरह स्टीफन डेडुलस की पर्सनैलिटी में चेंज आता है और वो किस तरह अपने मुल्क को छोड़कर चला जाता है। अगर हम मुख्तसर बात करें तो ये नावल हमें स्टीफन के मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताती है। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज के बारे में, क्योंकि स्टीफन नावल के स्टार्ट में एक बुज़दिल लड़का होता है, लेकिन नावल के एंड में हम उसे एक बहादुर लड़के के तौर पर देखते हैं। अब हम इस नावल को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो स्टीफन जो है वो एक रिलीजियस फैमिली में पैदा होता है। बचपन से ही उसे रिलीजन के बारे में बताया जाता है और फिर उसे एक ऐसी ही स्कूल में भेज दिया जाता है जहाँ पे मज़हब की तालीम दी जाती है। अब स्टीफन स्टार्ट से ही रिलीजन के बारे में सोचता है। मिसाल के तौर पर जब स्टीफन अपनी क्लास में बैठा होता है तो वो नोटबुक में अपना नाम लिखता है और वो कहाँ से है वो अपना पता लिखता है। फिर उसके बाद वो लिखता है द यूनिवर्स और फिर वो सोचता है कि इस यूनिवर्स के बाद क्या है। वट वॉज आफ्टर द यूनिवर्स? नथिंग। बट वॉज देयर एनीथिंग अराउंड द यूनिवर्स टू शो वेयर इट स्टॉप बिफोर नथिंग प्लेस बिगेन? यानी कि वो यूनिवर्स के बारे में सवाल करता है कि ये यूनिवर्स कब वजूद में आई, क्या इस यूनिवर्स के बाद कुछ चीज़ें हैं। वो फिर गॉड के बारे में सोचता है और गॉड के नेम के बारे में सोचता है कि गॉड का क्या नेम है। ओनली गॉड कुड डू दैट। गॉड रिमेन ऑलवेज द सेम गॉड एंड गॉड्स रियल नेम वॉज गॉड, कि गॉड का जो रियल नेम था तो वो गॉड था। तो वो गॉड के बारे में भी सोचता है। अब जैसा कि तमाम लड़कों के साथ होता है, स्टीफन भी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो एक प्रोस्टिट्यूट के हाथों अपनी वर्जिनिटी लूज कर देता है। लेकिन इसके बाद वो अपने इस किए पर बहुत पछताता है। फिर एक बार वो अपने कॉलेज में एक सरमन को सुनता है। जिस तरह जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं वो सरमन देते हैं और वो इटर्नल पनिशमेंट की बात करते हैं कि मरने के बाद किस तरह सज़ा दी जाती है, तो इस तरह स्टीफन भी एक सरमन सुनता है और उसको सुनने के बाद स्टीफन बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि स्टीफन को लगता है कि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसको रिपेंटेंस करनी चाहिए, यानी उसको खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब वहाँ पे जो प्रीस्ट होता है जो कि सरमन देता है, तो वो हेल की भयानक डिस्क्रिप्शन पेश करता है। वो बताता है कि हेल कितना खौफनाक है। द प्रीस्ट अर्जेस दैट एवरीवन शुड रिपेंट whatever sins they have done when describing hell, he says। तो वहाँ पे जो प्रीस्ट होता है तो वो तमाम स्टूडेंट को कहता है कि आप सबको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपने जो जो गुनाह किए हैं उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जो प्रीस्ट है तो वो हेल के बारे में कहता है, Hell is a straight and dark and foul-smelling prison, an abode of demons and lost souls filled with fire and smoke।
तो वो कहता है कि हेल जो है तो वो एक फाउल स्मेलिंग यानी वहाँ पे बदबू होगी और ये ऐसी जगह है जहाँ पे शैतान और डीमन रहते हैं। द वॉल्स द वॉल्स ऑफ हेल्स आर सेड टू बी 4000 माइल्स थिक। और हेल की जो दीवारें हैं तो वो 4000 मील चौड़ी हैं। और हेल में जो लोग होते हैं तो वो एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं और वहाँ पे कोई अपने मुंह से कीड़ा भी नहीं हटा सकता क्योंकि वहाँ पे जगह इतनी कम होती है। तो जब स्टीफन इस सरमन को सुनता है तो वो बहुत डर जाता है। वो ऑलरेडी डरा हुआ होता है लेकिन इस सरमन के बाद वो और भी डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो रिपेंटेंस करेगा, अब वो गॉड से माफ़ी मांगेगा। और फिर वो इसके मुतालिक सोचता है। यहाँ पे आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक भी देख सकते हैं। कुड इट बी that he, Stephen Dedalus, had done those things? यानी वो अपने मुतालिक सोचता है कि ये एक क्या मैं वो स्टीफन डेडुलस हूँ जिसने वो सारे गुनाह किए हैं, जिसने ये सारे गुनाह किए हैं। अब स्टीफन के जो स्कूल है तो वहाँ पे भी रिपेंटेंस एक्सेप्ट की जाती है, यानी वहाँ पे एक प्रेयर हॉल होता है जहाँ पे स्टूडेंट आते हैं और अपनी रिपेंटेंस देते हैं। लेकिन स्टीफन नहीं चाहता कि वो सबके सामने अपनी रिपेंटेंस दे, इसलिए स्टीफन अपने घर आ जाता है और उसके घर के साथ जो नियरेस्ट चर्च होता है वो वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे रिपेंटेंस दे देता है और उसने जो गुनाह किए होते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर देता है और ये वादा करता है कि वो इसके बाद कोई गुनाह भी नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्टीफन जो वादा करता है उसके बाद वो उस पे ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता क्योंकि कुछ अरसे बाद जो है तो उसके जहन में फिर गुनाह के मुतालिक ख्यालात आ जाते हैं। इसके बाद जो है तो हम स्टीफन के कैरेक्टर में चेंज देखते हैं कि स्टीफन जो है तो वो माइथोलॉजिकल डेडुलस जो है तो वो उसके बारे में सोचने लगता है। अब स्टीफन का जो नेम है स्टीफन डेडुलस ये सिंबॉलिक है। डेडुलस जो है तो ये ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। अब ग्रीक माइथोलॉजी में जो डेडुलस था तो वो एक आर्टिस्ट था, वो एक क्राफ्ट्समैन था। वो अपने बेटे इकरस के लिए पंख बनाता है, विंग्स बनाता है और वो अपने बेटे को कहता है कि तुम्हें सूरज के गिर्द नहीं उड़ना, अगर तुम सूरज के करीब जाओगे तो तुम्हारे पंख जल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद उसका बेटा सूरज के करीब जाता है और उसके पंख जल जाते हैं। तो इसलिए जेम्स जॉयस इस लाइन में कहता है कि स्टीफन जो है तो वो डेडुलस के बारे में सोच रहा है क्योंकि डेडुलस जो था तो वो भी एक क्राफ्ट्समैन था और स्टीफन भी एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। एन आर्टिस्ट, अ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन एंड एन आर्किटेक्ट। अब हम स्टीफन के कैरेक्टर में कॉन्फिडेंस देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता बहादुर हो रहा है। ही इज़ नॉट नैरो माइंडेड पर्सन, ही एक्सेप्ट हिज आइडेंटिटी। और जिस तरह वो स्टार्ट में नैरो माइंडेड होता है तो अब वो जो है तो उसका माइंड जो है तो वो ब्रॉड हो जाता है और वो सोचता है टू लिव, टू अर्न, टू फॉल, टू ट्रायम्फ, टू रिक्रिएट लाइफ आफ्टर लाइफ। यानी कि वो ये सोचता है कि अगर हम ये ज़िंदगी गुजारते हैं तो यहाँ पे डाउनफॉल भी है, यहाँ पे हम गलतियाँ भी करेंगे, लेकिन हमें रहना तो है, यहाँ पे हमें कामयाबी भी हासिल होगी। तो वो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। अब स्टीफन के माइंड में जो थॉट्स होते हैं तो ये रिबेलियस किस्म के थॉट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टीफन जो है तो वो आयरिश नेशनलिज्म से जो है तो उसका जी भर चुका होता है और वो आयरिश नेशनलिस्ट नहीं बनना चाहता। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो है तो वो ऑटोबायोग्राफिकल है क्योंकि जेम्स जॉयस जो था तो वो भी आयरलैंड का रहने वाला था। अब स्टीफन का फ्रेंड डार्विन जो है तो वो स्टीफन को कहता है कि तुम नेशनलिस्ट क्यों नहीं बन जाते। तो स्टीफन रिस्पॉन्स देता है, माई ancestor threw off their language and took another, Stephen said। तो स्टीफन कहता है कि मेरे जो इंसेस्टर थे तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को छोड़ी और उन्होंने जो कॉलोनिस्ट थे उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, तो इसलिए वो डिसइल्यूजन है और वो नेशनलिस्ट नहीं बनना चाहता क्योंकि उसके ख्याल में ये जो नेशनलिस्ट होते हैं तो ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। स्टीफन जो है तो वो सोसाइटी के चेन्स में अपने आप को जकड़ना नहीं चाहता, वो जो है तो वो आज़ाद रहना चाहता है। यहाँ पे एक कोड है जो कि स्टीफन की पर्सनैलिटी या जो उसके एस्पिरेशंस है तो वो हमें क्लियरली बताता है। वो कहता है, व्हेन द सोल ऑफ मैन is born in this country, there are nets flung at it to hold it back from flight. You talk to me about nationality, language and religion. I shall try to fly by those nets. तो वो अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम मेरे साथ रिलीजन की बात करते हो, तुम मेरे साथ नेशनलिटी की बात करते हो,
जब एक आदमी इस मुल्क में पैदा होता है तो उसको हर तरफ से जकड़ दिया जाता है, उसके ऊपर जो है तो नेट्स फेंके जाते हैं, उसको जंजीरों में जकड़ा जाता है। लेकिन स्टीफन अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं फ्री रहना चाहता हूँ, आई शैल ट्राई टू फ्लाई बाय दोस नेट्स, और मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं इन नेट से अपने आप को आज़ाद करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टीफन जो है वो किस तरह सोसाइटल जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं करना चाहता, बल्कि वो आज़ाद रहना चाहता है। फिर हम स्टीफन के कैरेक्टर में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी देखते हैं, यानी कि वो ब्यूटी के बारे में बात करता है, वो फिलॉसफी के बारे में बात करता है। वो अपने फ्रेंड लिंच को बताते हैं कि ब्यूटी जो है ये रिलेटिव है, यानी कि हम कहते हैं ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ बिहोल्डर। तो स्टीफन का भी यही नज़रिया होता है कि ब्यूटी जो है तो ये एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। अब स्टीफन ये रियलाइज़ करता है कि वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, और इस नावल का भी टाइटल है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, यानी कि यह नावल हमें एक आर्टिस्ट की लाइफ बताती है कि वो एक आर्टिस्ट किस तरह जो है एक आर्टिस्ट बनता है। और वो जब अपने फ्रेंड क्रेनली के साथ डिस्कशन करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है, तो वो ये सोचता है कि ये उसकी आखिरी डिस्कशन है, क्योंकि इसके बाद जो है वो आयरलैंड को छोड़ने का इरादा रखता है। वो अपने फ्रेंड के साथ रिलीजन पे बात करता है, सोसाइटी पे बात करता है। अब क्रेनली जो है तो ये भी बहुत इंटेलिजेंट होता है, और ये स्टीफन से पूछता है कि तुम स्टार्ट में तो बहुत रिलीजियस थे, तुम रिलीजन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते थे, लेकिन अब क्या हुआ? तो क्रेनली एक सवाल स्टीफन से पूछता है, डिड यू बिलीव इन इट व्हेन यू वर एट स्कूल? आई बेट यू डिड। कि क्या तुम रिलीजन पे यकीन रखते थे जब तुम स्कूल में थे? और वो कहता है कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम रिलीजन पे यकीन रखते थे। लेकिन यहाँ पे स्टीफन उसे क्या रिस्पॉन्स देता है? आई वॉज समवन एल्स देन। तो यहाँ पे स्टीफन उसे रिप्लाई देता है कि पहले मैं कोई और था और अब जो है मैं चेंज हो गया हूँ। अब स्टीफन ये भी रियलाइज़ करता है कि उसने गॉड के साथ लव करना चाहा, लेकिन वो फेल हो गया है, और अब जो है तो वो एक डिफरेंट रूट लेना चाहता है, अब वो लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन जो है तो वो आयरलैंड को छोड़ देता है, और ये भी ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि जेम्स जॉयस जो है वो भी आयरलैंड को छोड़कर चला जाता है। फिर इसके बाद नावल के एंड में हम स्टीफन की डायरी की कुछ एंट्रीज देखते हैं, तो वहाँ पे वो लिखता है 21 March night, free, soul free and fancy free, let the dead bury the dead, a एंड लेट द डेड मैरी द डेड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आयरलैंड से जाने के बाद स्टीफन जो है तो वो फ्री फील करता है, वो जो है तो सोसाइटी के नेट से, सोसाइटी के बाउंड से और रिलीजन से वो आज़ाद हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।